नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। भारत सरकार के राज्य कक्षा के सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री रामदास आठवले आज बड़ौदा शहर आ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकार परिषद आयोजित की, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से सामाजिक न्याय के लिए जो योजनाएं शुरू की गई है उसकी जानकारी पत्रकार के जरिए उन्होंने आम जनता तक पहुंचाई थी। समाज के हरेक वर्ग के, हरेक तबके के, हरेक जाति के लोगों के लिए सामाजिक न्याय ज़रूरी है, तब केंद्र सरकार की ओर से इस सामाजिक न्याय विभाग को अहमियत दी गई है, ऐसी जानकारी राज्य कक्षा के मंत्री रामदास आठवले ने दी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के समेत कई विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए भी जानकारी आज दी थी। मेरा मंत्रालय जो है, मेरा मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है, ये मंत्रालय शेड्यूल कास्ट, DNT, OBC, ओल्ड एज के लोग, दिव्यांगजन लोग, अनाथ लोग, तो ऐसे और नशा करने वाले लोग, मतलब नशा मुक्त का काम भी हमारे मंत्रालय का आता है। तो ऐसे कम से कम 85% से ऊपर हमारे मंत्रालय की पॉपुलेशन आती है। और दिव्यांगजनों की संख्या पूरे देश भर में 11 के सेंसस के मुताबिक 2,67,557 इतनी है। और इसी तरह मतलब दिव्यांगजनों को सुगम्य भारत योजना का फ़ायदा होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इनको डिसेबल करना ठीक नहीं है, इसीलिए इनको दिव्यांगजन ये नाम ने दिया है। और दिव्यांगजन कितने एक्सपर्ट होते हैं, जिस तरह जापान में जो अभी ओलंपिक हुए, पैरा ओलंपिक में कम से कम 19 मेडल में मिले हैं। गोल्ड मेडल है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है। तो मतलब दिव्यांगजनों को इतने अवार्ड मिले हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के लोगों को 7 अवार्ड मिले हैं, लेकिन दिव्यांगजनों को 19 अवार्ड मिले हैं। तो दिव्यांगजन बहुत बड़े एक्सपर्ट है और दिव्यांगजनों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की हमारी कोशिश है। हमारा मंत्रालय ईडीप कैंप लेता है और लाखों लोगों को, दिव्यांगजनों को मतलब साहित्य बांटने का काम करता है। हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। बड़ौदा में एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर कम से कम 10-12 हज़ार से ज़्यादा लोगों को हमने साहित्य बांटा था। नवसारी में भी मतलब 10-15 हज़ार लोगों को साहित्य बांटा था और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो उनको कान की मशीन है, व्हील चेयर है, कंप्यूटर है, ग्रील लिपि का साहित्य है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, स्टिक है, तो इसी तरह मोटरसाइकिल है। तो इसी तरह अलग अलग जो स्कीम के माध्यम से हम ईडीप काम के माध्यम से साहित्य बांटते हैं। तो इसी तरह हमारा मंत्रालय जो ओल्ड एज होम के लिए काम करता है, रेसिडेंशियल स्कूल के लिए काम करता है, दिव्यांगजनों के लिए स्कूल चलाने का भी काम मतलब हम उनको ग्रांट देते हैं। आश्रम स्कूल के लिए हम ग्रांट देते हैं, हॉस्टल की बिल्डिंग बनाने के लिए ग्रांट देते हैं। तो इसी तरह दूसरा एक हमारा वेंचर कैपिटल फंड नाम की एक स्कीम है हमारे मंत्रालय की, और उसमें कम से कम 20 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ तक हम लोन देते हैं। 75% पैसे हमने डायरेक्ट देते हैं, बैंक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। 75% हम देते हैं और 25% पैसा अपना भरना पड़ता है जिनको लोन चाहिए। तो वो शेड्यूल कास्ट के लिए वो स्कीम है। तो इसी तरह मतलब हम लोगों को मदद करते हैं। NSCDC है, नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके माध्यम से भी हम लोगों को मदद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करने की हमारी भूमिका है। मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो दूसरी बार मंत्रिपद का मौका दे दिया है और मैं पूरे देश भर में घूमकर सरकार की जो भूमिका है वो मैं पूरे देश भर में मैं रखता हूँ। मेरी पार्टी जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को मानने वाली पार्टी है। गुजरात में भी हमारी पार्टी जो है ये हर ज़िले में पार्टी का यूनिट है और हम पार्टी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पार्टी में सभी जाति के लोगों को लाने की हमारी कोशिश है और एक प्रॉपर पार्टी के रूप में हमारी पार्टी बढ़ाने की हमारी कोशिश है। इंडियन पार्टी ऑफ इंडिया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लगातार 2014 से मेरी पार्टी एनडीए का एक पार्टनर है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है ये सरकार दलित, आदिवासी, OBC, पाटीदार, मराठा, राजपूत, ठाकुर, ब्राह्मण, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी जाति धर्म के लोगों को
सामाजिक एवं आर्थिक न्याय देने का काम कर रही है और लगातार 7.25 सालों में हमारी सरकार ने जब 2014 में जनधन योजना शुरू की थी तो बहुत सारे लोगों का बैंक से कोई संबंध नहीं था, लेकिन गरीबों के अकाउंट बैंक में खोलने का मौका पहली बार मिला और 2014 से लेकर 21 तक 7 सालों में 43 करोड़ 22 लाख 22,000 43 करोड़ 22 लाख 22,000 इतने अकाउंट पूरे देश भर में खुले हैं और गुजरात में कम से कम 1 करोड़ 63 लाख 40,000 1 करोड़ 63 लाख 40,000 इतने अकाउंट खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, जो योजना विदाउट गारंटी लोन देती है, 50,000 से लेकर 10 लाख तक बैंकों को माननीय नरेंद्र मोदी जी का आदेश है कि जो भी युवक युवतियाँ अगर अपने छोटे मोटे धंधा पाने के लिए कर्जा मांगती है तो उनको विदाउट गारंटी लोन देने की थीम है। राज्य सरकार के राजस्व यानी कि महसूल मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी आज बड़ौदा जिला कलेक्टर पहुंचे थे। बीते इतवार को ही उन्होंने वहां पर सरप्राइज विजिट की थी और साथ ही में आरटीएस के तहत जो हुक्म, जो निर्देश जारी कर दिए गए हैं वो याचिकाकर्ताओं तक जल्द पहुंचे, उसके लिए जरूरी सुचारू कार्यवाही करने की बात भी उन्होंने कही थी। तब आज धारासभा हॉल में एक विशेष बैठक में आरटीएस के जो 70 हुक्म है वो हुक्म याचिकाकर्ताओं को दिए गए थे। इस बैठक में जिला कलेक्टर आरबी बारड़ समेत महसूल विभाग के सभी आला कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे। महसूल मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानूनी प्रक्रिया जल्द और सुचारू होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं तक लंबे समय तक उन्हें इंतजार नहीं अब करना पड़ेगा और हुक्म जैसे ही आरटीएस के जो केस है वो चले और उनके ऊपर जो निर्णय आए वो हुक्म जल्द से जल्द याचिकाकर्ताओं तक पहुंच जाए, इस तरह की सुचारू व्यवस्था करने की भी बात महसूल मंत्री ने की। महसूल विभागना उच्च अधिकारी श्री स्वरूप हाजर है, कलेक्टर श्री हाजर है। मंत्री थया बाद प्रांत कक्षाए हियरिंग थयेला केसो पेन्डिंग रहेवाना जोईए। हियरिंग थाय एना 3-4 दिवसमां एनो निकाल करीने पक्षकारने एनी जाण कर देवी जोईए। चुकादाओ पेन्डिंग न रहे जरूरी है। आखरे अधिकारीना माथे ज एनुं भारण रहेतुं होय छे અને ભારણમાં નિકાલ કરવામાં આવે ત્યારે ક્યાંક અન્યાય ન થઈ જાય એવી કાળજી અધિકારી રાખતા જ હશે, પણ એમાં ભૂલ થવાની સંભાવનાઓ વધી જાય છે। આ માત્ર ઝડપથી કેસનો નિકાલ થાય અપીલનો એ જ કારણસર આ આદેશ કરવામાં આવેલો નથી। જે ચુકાદાઓ અપાયેલા છે એ ચુકાદા ઉપર અપીલો સ્વાભાવિક રીતે થતી હોય છે, તેનો નિકાલ પણ કાયદા મુજબ એમના ઉપલા અધિકારીશ્રી એટલે કલેક્ટરશ્રી કરતા હોય છે। ઘણી બધી વ્યવસ્થા છે આખી મહેસૂલની, પણ એ પ્રક્રિયામાં સમયનો વિલંબ ન થાય એ બહુ જરૂરી છે અને ન્યાય લોકોને મળે અને ઝડપી મળે। મારી પાસે કાયદાનો પણ વિભાગ છે। એ કાયદા મંત્રી તરીકે અને મહેસૂલ મંત્રી તરીકે આ અપેક્ષા છે અધિકારીઓ પાસેથી કે કોઈ કામમાં વિલંબ શા માટે? નિર્ણય તરત કરો ને। શક્ય હોય તો લોકોના હિતમાં ન્યાયી નિર્ણય થતો હોય તો તરત કરો જ। તમને લાગતું હોય કે આ વાત સાચી નથી તો તેમ ઠરાવો, પણ એ આગળ અપીલ કરતો થાય અરજ કરતા તમારા હુકમ વિરુદ્ધમાં। પણ બને ત્યાં સુધી હકારાત્મક અભિગમથી મહેસૂલના તમામ અધિકારી કર્મચારીઓ કામ કરે। ભારણ હોય છે, ખૂબ ભારણ છે, પાછું સમજાય છે, દેખાય છે, પણ એમાં નિકાલ તો કરવો જ પડશે ને આપણે। એટલે આજે એ બાબતની સૂચના આપી છે। મારો પ્રયાસ છે કે સમગ્ર ગુજરાતના તમામ મહેસૂલના અધિકારીઓ
પોતાની પાસેના પેન્ડિંગ કેસોનો નિકાલ કરે, શક્ય હોય તો લોકોના હિતમાં ન્યાયી નિર્ણય થતો હોય તો તરત કરો જ. તમને લાગતું હોય કે આ વાત સાચી નથી તો તેમ ઠરાવો, પણ એ આગળ અપીલ કરતો થાય અરજ કરતા તમારા હુકમ વિરુદ્ધમાં. પણ બને ત્યાં સુધી હકારાત્મક અભિગમથી મહેસૂલના તમામ અધિકારી કર્મચારીઓ કામ કરે. ભારણ હોય છે, ખૂબ ભારણ છે, પાછું સમજાય છે, દેખાય છે, પણ એમાં નિકાલ તો કરવો જ પડશે ને આપણે. એટલે આજે એ બાબતની સૂચના આપી છે. મારો પ્રયાસ છે કે સમગ્ર ગુજરાતના તમામ મહેસૂલના અધિકારીઓ પોતાની પાસેના પેન્ડિંગ કેસોનો નિકાલ કરે. ગમે ત્યાં ગમે તે જગ્યાએ હું ઓચિંતો મુલાકાત લઈશ અને ત્યાં એવું જોવામાં આવશે કે આ પેન્ડિંગ કેસો કારના ચુકાદો આપવાના હતા અને નથી આપ્યા, એ અંગે વિભાગીય કાર્યવાહી થશે જ. મને વિશ્વાસ છે કે મહેસૂલના અધિકારીશ્રીઓને પ્રોત્સાહનની જરૂર છે. જો 7 જ દિવસમાં 70 અપીલોનો નિકાલ થઈ શકતો હોય અને આજે પણ અધિકારીશ્રી 1 મહિનામાં 100થી વધુ સુનાવણી કરીને નિકાલ કરવાની તત્પરતા દર્શાવે છે, એ જ બતાડે છે કે અધિકારીઓને પણ એ પ્રોત્સાહનની જરૂર છે. પણ સાથે સાથે ખોટું ન થાય એ જોવાની પણ એટલી જ જરૂર છે. ધન્યવાદ. સર, જમીન સંપાદનના કેસમાં વળતર મળવામાં બહુ લેટ થઈ રહ્યું છે, આમાં શું સૂચના છે? ઘણા બધા અરજદારો ધક્કા ખાઈ. મેં પ્રશ્ન લીધો જ છે. જમીન સંપાદનના કેસોની અંદર પૈકી નંબરોવાળામાં હુકમ કેમ નથી કરવામાં આવતો એની વિગતો મેં લેખિતમાં માગી છે અને આ અંગે જે તે આગલા દિવસોમાં એના નિર્ણય લેવામાં આવશે. ઝડપી લોકોને પૈસા મળે, એમનું વળતર મળે એ જરૂરી છે. એકવાર નક્કી થઈ જાય પછી વિલંબ ન થવો જોઈએ અને નક્કી કરવામાં પણ વિલંબ ન થવો જોઈએ. થેન્ક યુ. હવે કયા ડિસ્ટ્રિક્ટની સૂચના છે? હું કહીને આવતો નથી. આ તો નક્કી હતી તારીખ, પણ ગમે ત્યાં મને જોશો. बड़ौदा शहर के आरोग्य विभाग की ओर से आज महा टीकाकरण अभियान किया गया है। बड़ौदा शहर के 133 जगहों पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक कोरोना का टीका दिया जाएगा, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन की डोज दी जा रही है। पहली और दूसरी डोज के लिए सभी नागरिकों को इसमें बुलाया जा रहा है। ये पूरा आयोजन और इस पूरे प्रक्रिया की अगुवाई बड़ौदा के आरोग्य विभाग के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह ने की है। बड़ौदा शहर के आरोग्य विभाग की ओर से आज 133 जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए थे और ये वैक्सीनेशन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। वैक्सीनेशन में सभी नागरिकों को पहला डोज दिए जाने का उद्देश्य रखा गया है। आपको बता दें, नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, तब शेरी गरबा में भी मंजूरी उन्हीं लोगों को दी गई है जिन्होंने वैक्सीन ली है। तब आरोग्य विभाग की ओर से बड़ौदा को गुजरात में सबसे पहला पूर्ण वैक्सीनेशन शहर बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ी गई है, जिसके तहत आरोग्य विभाग ने महा वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया, जिसमें 133 जगहों पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज आज दी गई थी। ये पूरा संचालन आरोग्य विभाग के जो चेयरमैन है डॉक्टर राजेश शाह की ओर से किया गया था। जी सर, वडोदरा कॉर्पोरेशन आरोग्य विभाग द्वारा आज 133 स्थानों पर वडोदरा में સવારના 9થી રાતના 9 સુધી વેક્સિનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સમગ્ર ગુજરાતમાં વડોદરા અવ્વલ નંબરે ચાલી રહ્યું છે વેક્સિનેશન માટે। તો ચોક્કસ આજે અમને પૂરતી એવી આશા છે કે જે પણ લોકો બાકી રહી ગયા હશે એ બધાનો ફર્સ્ટ ડોઝ અમે ચોક્કસ પૂરો કરી શકશું। એમ આખું સિટી સંપૂર્ણ રસી યુક્ત થાય તેવો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે। નવરાત્રિનો સમય છે, આપણને સૌને ખબર છે કે આપણે માતાજીની પૂજા કરીએ છીએ। માતાજી એટલે શક્તિ અને ભક્તિનું પ્રતીક। તો આ શક્તિ અને ભક્તિના પ્રતીકમાં આપણે અત્યારે જે સમય જોઈ રહ્યા છીએ એ સમયમાં કોરોના વોરિયર તરીકે કામ કરતા આપણા નર્સિંગ બહેનો છે એ પણ એક માતાજીનું જ એક સ્વરૂપ છે, એ પ્રમાણે આવી રહ્યા છે। સફાઈ કર્મચારીના બહેનો છે જે અત્યારે દિવસ રાત કામ કરી રહ્યા છે તે પણ એક એ જ સ્વરૂપ છે। પોલીસ વિભાગમાં જે જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે તે પણ એ શક્તિ અને ભક્તિનું સ્વરૂપ છે। તો આમ વિવિધ સ્વરૂપે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી અવિરત આપણે માતાજીના સ્વરૂપના આપણને આશીર્વાદ મળી રહ્યા છે
અને બસ આપ સૌ રસી લઈ લો એટલે આ મહામારીમાંથી આપણે સૌ બહાર નીકળી જઈએ તેવી અભ્યર્થના, તેવી પ્રાર્થના। बड़ौदा रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आज चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें प्रमुख, उप प्रमुख और कारोबारी सदस्यों के लिए वोटिंग की गई थी। आपको बता दें, बड़ौदा रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में 1055 मतदाता है। करीबन 70 से 80% मतदान की संभावना इसमें जताई जा रही है और देर रात तक बड़ौदा रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रमुख, उप प्रमुख और सदस्य के विजेता जो उम्मीदवार है उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। बड़ौदा रोड ट्रांसपोर्ट के आज चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें प्रमुख, उप प्रमुख समेत कारोबारी सदस्यों के लिए आज वोट डाले गए थे। आपको बता दें कि बड़ौदा रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में 20 कारोबारी सदस्यों के लिए 40 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि प्रमुख और उप प्रमुख के लिए 2-2 उम्मीदवार मैदान में है। इस पूरे चुनाव आज सुबह से शुरू हुआ था, जिसमें करीबन 1055 मतदाता आज अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले हैं, जिनमें से जब तक ये समाचार बन रहे हैं तब तक करीबन 500 से ज़्यादा मतदान हो चुका है। करीबन 70 से 80% मतदान होने की आशा बड़ौदा रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जताई है। शाम को 5 बजे के बाद मतदान पूर्ण होगा और 6 बजे के बाद वोट की गिनती शुरू होगी। करीबन रात को 12 बजे तक बड़ौदा रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नए प्रमुख, उप प्रमुख और कारोबारी सदस्यों के विजेता उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। બરોડા રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનની ચૂંટણી છે, એમાં પ્રેસિડેન્ટ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, કારોબારી, સેક્રેટરી એમની ચૂંટણી છે। કારોબારીમાં કુલ 20 સદસ્ય છે, જેમાં 40 ઉમેદવાર છે। પ્રેસિડેન્ટમાં 2 છે, મોહરસિંહજી અને રમેશચંદ્રજી। અત્યારે ચૂંટણી બહુ સારી રીતે થઈ રહી છે, ખૂબ ઉત્સાહથી બધા વોટિંગ કરી રહ્યા છે અને અમને એમ લાગે છે કે સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં બહુ સારી રીતે ચૂંટણીનું કાર્ય પૂરું કરીશું। અત્યારે લગભગ 100 જેટલું મતદાન થયું છે અને 1055 મતદારો છે, એટલે એવું લાગે છે કે સાંજ સુધીમાં લગભગ 70-80% જેવું મતદાન થશે। ત્યાર પછી 6 વાગ્યા પછી આનું કાઉન્ટિંગ છે અને 6 વાગે કાઉન્ટિંગ શરૂ કરીશું। ત્યારથી લગભગ 3-4 કલાકમાં ઉમેદવારોના જાહેર થશે। કારોબારીના 40 વોટ ગણવાના છે, એટલે એને થોડી વાર લાગશે, એટલે કદાચ 12 વાગ્યા પછી ये परिणाम जाहिर થઈ છે। TRIF ईडी के चेयरमैन के तौर पर छोटा उदेपुर के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है राम सिंह राठवा, उनकी नियुक्ति की गई है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में चेयरमैन के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई। तब आज सुबह वो रेल माध्यम से बड़ौदा पहुंचे, जहां पर प्लेटफॉर्म पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़ौदा शहर के भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के जो सदस्य है, उनकी ओर से हार पहनाकर उनका सम्मान किया गया था और ख़ास तौर पर ये नई जिम्मेदारी जो मिली है उसके लिए शुभकामनाएं दी गई थी। आपको बता दें कि राम सिंह राठवा भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष है, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट और ट्राइबल विभाग के और ट्राइबल विस्तार के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। तब आज उनको ये नई जिम्मेदारी दी गई, उनको चेयरमैन के पद पर उनकी नियुक्ति की गई। तब भारतीय जनता पार्टी में आज उत्साह का माहौल देखा गया और उनके समर्थकों ने आज उनका भव्य स्वागत रेलवे स्टेशन पर किया। भारत सरकारना आदिवासी मंत्रालय द्वारा एक आखा देश में मल्टी कोऑपरेटिव सोसायटी एमा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आ बोर्ड है ने आ बोर्ड में देशना जितना आदिवासी विस्तारों है त्या उत्पादन जे थयेलुं छे कला कारीगरी थी लईने वन धन योजना वन मांथी जे उत्पादन जे थतुं होय अने एनुं मार्केटिंग काम करवानुं अने एने जोड़े जोड़े प्रचार प्रसारनुं काम करवानुं
અને સર્વિસ પ્રોવાઈડર પણ કરવાનું આ જે કામ છે એના માટે ભારત સરકારે જવાબદારી મને આપી છે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ। माँ शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र चल रहा है। कोरोना महामारी कुछ हद तक काबू में आई है। काफ़ी हद तक यहाँ पर केस में कई घटौती देखी गई है। तब बड़ौदा शहर में शेरी गरबा आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से जो गाइडलाइन दी गई है उसके तहत शेरी गरबा आयोजित किए जा रहे हैं। तब डॉक्टर विजय शाह भारतीय जनता पार्टी के बड़ौदा शहर के जो प्रमुख है वो मांजलपुर विस्तार में कल पहुँचे थे। मांजलपुर विधानसभा विस्तार के वार्ड नंबर 17, 18 और 19 में जो शेरी गरबा आयोजित हो रहे हैं वहाँ पर बड़ौदा शहर के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पहुँचे और मांजलपुर की शीतल कुंज सोसाइटी में जो खेलैया थे उनका उत्साहवर्धन किया था। माँ शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र चल रहा है। तब बड़ौदा शहर के शीतल कुंज सोसाइटी जो मांजलपुर विस्तार में आई हुई है वहाँ की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा शहर के प्रमुख विजय शाह अपने पूरे कॉरपोरेटरों के साथ मिलकर पहुंचे थे और यहाँ पर जो शेरी गरबा आयोजित हो रहे हैं उसमें सम्मिलित हुए थे। आपको बता दें मांजलपुर विधानसभा विस्तार के वार्ड नंबर 17, 18 और 19 में विभिन्न शेरी गरबा का आयोजन किया गया है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर समेत कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये पूरा आयोजन कोरोना की गाइडलाइन के तहत किया गया है। तब कल देर शाम बड़ौदा शहर के प्रमुख डॉक्टर विजय शाह शीतल कुंज सोसाइटी मांजलपुर पहुंचे थे और खेलैयाओं का उत्साहवर्धन किया था। આજે અમને બહુ ગર્વ થયો છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના વડોદરા શહેરના અધ્યક્ષ શ્રી વિજયભાઈ શાહ આવ્યા હતા। અમને બહુ આનંદ થયો છે અને આજે આ શીતલકુંજ સોસાયટીમાં તમે જુઓ છો કે કોરોના પછીના પહેલાં નવરાત્રિમાં ત્રીજો નોરતો ચાલે છે અને આજે પબ્લિક બી સરસ છે અને આ રીતનું અમે દરેક વોર્ડમાં અને તમારા શરીર એક મેસેજ આપ્યો છે બરોડા શહેરમાં ને આખા ગુજરાતમાં કે આ રીતની નવરાત્રિ કરીએ અને આપણે કોરોનાથી બચીએ એ જ આદેશ સાથે આજે અમે આ નવરાત્રિની તૈયારી માતાજીના ગરબાના આજે ત્રીજા દિવસે વડોદરા શહેરની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સંગઠનની ટીમ અને ચૂંટાયેલા સૌ જનપ્રતિનિધિઓ માંજલપુર વિધાનસભાના વોર્ડ નંબર 17, વોર્ડ નંબર 18 અને વોર્ડ નંબર 19માં શેરી ગરબામાં આજે સૌ પધાર્યા છે। સાથે સાથે માતાજીના દર્શન કરી માતાજીની આરતી કરી અને માતાજીને સૌ પ્રાર્થના કરીએ કે આવનારા દિવસોમાં વડોદરા શહેરના વિકાસમાં કોઈપણ પ્રકારની આપણને તકલીફ ન પડે અને આના માટે સૌ પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને માતાજી શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ। આ કોરોનાના સમયગાળામાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા માત્ર શેરી ગરબાની જ્યારે મંજૂરી મળી છે ત્યારે આપણે સૌ કોરોનાના ત્રીજા વેવને રોકી અને આવનારા વર્ષમાં ફરી એક વખત વડોદરા જે સંસ્કારી નગરી છે એમાં ગરબા ભૂતકાળમાં જે રીતે થતા હતા એવી રીતે ભવ્ય ગરબાનું આયોજન થાય એના માટે પણ આપણે માતાજીને પ્રાર્થના કરીએ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कमर्शियल ब्रेक। तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज़। बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है।
बड़ौदा शहर में कार्यरत एनजीओ देव फाउंडेशन की ओर से ओएनजीसी के साथ जो सीएसआर एक्टिविटी बीते 1 साल से की जा रही है, उस एक्टिविटी के तहत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके में उन्हें स्थान मिला है। उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तब आज भारत सरकार के राज्य कक्षा के आधिकारिकता और सामाजिक न्याय के मंत्री रामदास आठवले के हाथों से देव फाउंडेशन को सम्मानित किया गया था। बड़ौदा शहर के एनजीओ देव फाउंडेशन ने सीएसआर एक्टिविटी के तहत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके में अपना नाम दर्ज करवाया है। तब आज भारत सरकार के राज्य कक्षा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले के हाथों से देव फाउंडेशन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें, देव फाउंडेशन के प्रमुख नीलेश पंड्या ने विभिन्न ओएनजीसी संकुलों के सहयोग से सीएसआर एक्टिविटी के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है। वहीं यूनाइटेड नेशन के इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के तहत साल 2020 में गुजरात में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का काम भी किया हुआ है। इन सभी कार्यों के तहत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके ने देव फाउंडेशन को अवार्ड से सम्मानित किया। इस उपलब्धि में ओएनजीसी महसाणा के एसके मित्तल और ओएनजीसी खंभात के केएन झा समेत अधिकारियों ने देव फाउंडेशन के प्रमुख नीलेश पंड्या को सबसे ज़्यादा सहयोग दिया था। व्यक्ति से बड़ा समाज और समाज से बड़ा राष्ट्र होता है। राष्ट्र की समस्याएं जैसे कि बेरोजगारी, प्रदूषण, आरोग्य के क्षेत्र में देव फाउंडेशन पिछले 13 वर्षों से अविरत सीएसआर प्रवृत्तियां कर रहा है। इस प्रवृत्ति में बहुत सारी कंपनी अपने सीएसआर अनुदान के तहत, जैसे कि ओएनजीसी है, सीआईए है, एनटीपीसी है, हंसमैन है, एलेम्बिक है, सेंचुरियन का, ये सब कॉर्पोरेट कंपनीज का सीएसआर फंड के थ्रू हम ये सब गतिविधियाँ कर रहे हैं। आज रोज़ देव फाउंडेशन ने जो वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र, जिसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी कहा जाता है, उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया हुआ है। तो उसी के तहत हमें आज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का में प्रस्तापित हुए हैं और यह आज मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस श्री रामदास आठवले के तहत उनके द्वारा ये अवार्ड हमें दिए जा रहे हैं। इसके लिए हम सभी का आभारी हैं। बड़ौदा नायर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आज बड़ौदा शहर के समा विस्तार में आए अयप्पा मंदिर में देवी पूजा यानी कि त्रिकाल पूजा आयोजित की गई थी। साथ ही में संगीत आराधना कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। ये सुबह 7:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक चला था, जिसमें खास तौर पर बड़ौदा शहर में जो म्यूज़िक एकेडमी चल रही है उनके छात्रों की ओर से प्रस्तुति दी गई थी, जिसमें क्लासिकल म्यूज़िक के साथ भजन भी छात्रों की ओर से गाए गए थे। ये पूरा आयोजन नायर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख मोहन नायर की अगुवाई में किया गया। સમા અજબા મંદિરમાં પ્રથમ વખતે ત્રિકાલ પૂજા અને સંગીત આરાધનાનો પ્રોગ્રામ રાખેલ છે, જેમાં વડોદરાના જેટલા સંગીતનું ક્લાસીસ ચલાવે છે એ સંગીતના ક્લાસીસના સ્ટુડન્ટ્સ, ટીચર્સ અને બધા મળીને અહીંયા ક્લાસિકલ સોંગ્સ અને ભજનનો પ્રોગ્રામ સવારે 7:30થી સાંજે 7:30 સુધી કરવા રાખે છે। અને એમાં ત્રિકાલ પૂજાનું મહત્ત્વ એવું છે કે સવારે, બપોરે, સાંજે દેવીની પૂજા હોય છે અને એને જોડે જોડે આ પ્રથમ વખત અમે આ સંગીત આરાધના પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે અને આશરે 122 સ્ટુડન્ટ્સ એમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે। આ તમને ખબર છે, નવરાત્રિમાં દેવીનું મહત્ત્વ સંગીત નંબર 1 છે મહત્ત્વમાં, અને અમે આ મંદિરમાં નવરાત્રિમાં 9 દિવસ તમે મનાવીએ છીએ। સાંજે સ્પેશિયલ પૂજા હોય છે, બધું હોય છે અને સાંજે ભજન પણ કરીએ છીએ, પણ આ એક સ્પેશિયલ પ્રોગ્રામ છે એ અમે 22 કલાક સાલંગ કરવાનો ઈચ્છીએ છીએ અને કરીએ છીએ। बड़ौदा गार्डन रबर ग्रुप की ओर से वेस्ट में से बेस्ट यानी कि जो वेस्ट चीज़ें हैं उनके
उपयोग से एक बेस्ट गार्डन करने की स्पर्धा आयोजित की गई थी। ये पूरा आयोजन बड़ौदा गार्डन लवर्स ग्रुप के जो प्रमुख है नेहा पंचाल, उनकी अगुवाई में किया गया था। खास तौर पर प्रकृति जतन का संदेश देने के लिए ये प्रयास किया गया। इसमें कई सारी महिला समेत छोटी आयु के बच्चों ने भी हिस्सा लिया था, जिन्होंने प्लास्टिक की कई जो वेस्ट चीज़ें हैं उन्हें बेस्ट प्लांट में रूपांतरित किया था। खास तौर पर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए और बड़ौदा शहर में प्रकृति जतन के लिए ये पहल की गई है और बड़ौदा गार्डन लवर ग्रुप लगातार बड़ौदा को हरा भरा करने के लिए अपने प्रयास करता रहा है। અમારો ધ્યેય એક તો વડોદરા ગાર્ડન લવર્સ ગ્રુપનો એક મેઇન ઇન્ટેન્શન, મેઇન ધ્યેય એ જ છે કે આપણું આખું જે પૃથ્વી છે એને એકદમ ગ્રીન બનાવીએ, રહેવાલાયક બનાવીએ, બરાબર। એ માટે અમે ગયા વર્ષે એક વડોદરા ગાર્ડન લવર્સ ગ્રુપ શરૂ કર્યું। સૌથી પહેલાં તો અમે વોટ્સઅપ ગ્રુપ શરૂ કર્યું, એમાં એકબીજાના ઓળખણથી ઘણા બધા મેમ્બર્સ જોઈન્ટ થયા। ત્યાર પછી અમે એક ઘરે રહી અને સોશિયલ મીડિયાનો આમ પણ લોકો એટલો બધો ઉપયોગ કરતા હતા, તો અમે ફેસબુક પર તો એક ગ્રુપ બનાવ્યું અને ત્યાર પછી ઘણા બધા લોકો અંદર એડ થતા ગયા, જોઈન્ટ થતા ગયા અમારી સાથે અને અત્યારે અમે વડોદરા આખું કવર થાય, ઘણા બધા એમાં મેમ્બર્સ વધે એ રીતે અમે એક વડોદરા ગાર્ડન લવર્સનું ગ્રુપ બનાવ્યું છે અને આ ગ્રુપનું મુખ્ય ધ્યેય એ જ છે કે આપણી પૃથ્વીને વડોદરામાં અને વડોદરાના આસપાસના જે વિસ્તાર છે ત્યાં આગળ શક્ય એટલું આપણે ગ્રીનરી, ઝાડ, નાના ફૂલ જો ટેરેસ ગાર્ડન અને સાથે સાથે મોટા ઝાડ પણ ઉગાડીએ। કારણ કે આજે આપણે રેશિયો જોઈએ તો સૌથી વધારે કેનેડા કે જેમાં 9000 વૃક્ષ એક જણના ભાગે આવે છે, જ્યારે આપણું ઇન્ડિયા છે, આપણું ભારત છે, એમાં ખાલી 28 વૃક્ષ પર હેડ, એ ઘણો બધો ઓછો રેશિયો છે, બરાબર। તો એ રેશિયો વધે અને વધારેમાં વધારે વૃક્ષો આપણા આજુબાજુ ઉગે અને આપણું એન્વાયરમેન્ટ ગ્રીન બને, રહેવાલાયક બને અને શુદ્ધ ઓક્સિજન દરેકને મળે, એ જ અમારા વડોદરા ગાર્ડન લવર્સનો મુખ્ય હેતુ છે। એ અમે છે ને એક આંટી છે નેહા આંટી કરીને એમના ગ્રુપમાં અમે જોડાયેલા। એમને અમને પછી એક મીટિંગ રાખેલી, એમાં બોલાવીને સમજાવતો કે ઘરના પ્લાસ્ટિક વેસ્ટમાંથી બધું બનાવવાનું અને એનાથી સારા સારા પ્લાન્ટ્સ ઉગાડવાના। તો એ એવી કોમ્પિટિશન રાખી, એના પછી એમાં અમે બધા પ્લાન્ટ્સ બનાવ્યા પ્લાસ્ટિક વેસ્ટમાંથી અને અત્યારે એનું એક્ઝિબિશન પણ છે ને એમાં મારો 3rd પ્રાઇઝ પણ લાગેલો અને એવી રીતે બધાને ગ્રીનરી ફેલાવવાનું કીધું છે। કયો પ્લાન્ટ રોપેલો અને કેટલી મહેનત લાગી હતી? મહેનત તો લાગી હતી ખાસી એવી, અને કોઈ પણ પ્લાન્ટ રોપાય, ખાલી આપણે એમાં પ્લાસ્ટિકનો યુઝ કરવાનો। ઓકે, તો આ કોમ્પિટિશન અમે ગયા મહિને સપ્ટેમ્બર મહિનામાં રાખી હતી અને દેટ ઇઝ આફ્ટર કે ભાઈ આ કોરોના આપણે ત્યાં જે થઈ ગયું ને એના પરથી લોકોને લેસન લર્ન થયું ને આપણે એન્વાયરમેન્ટ માટે અમે કંઈક કરવા માંગતા હતા। તો આ જે કોમ્પિટિશન હતી એ બેસ્ટ આઉટ ઓફ વેસ્ટ, એમાંથી ઘરમાં પડેલા પ્લાસ્ટિકના કચરામાંથી આપણે કંઈક નવું બનાવવાનું, એટલે પ્લાન્ટર્સ બનાવીને એની અંદર તમારે પ્લાન્ટ રોપવાના। 1 મહિનાનો સમયગાળો આપવામાં આવ્યો હતો બધા જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ હતા એમને, કે જેમાં એમણે કન્ટેનરમાંથી પ્લાસ્ટિક વેસ્ટમાંથી એક કુંડું બનાવવાનું, એની અંદર પ્લાન્ટ રોપવાનો અને એ પ્લાન્ટને પણ ઉછેરીને 1 મહિના પછી અહીંયા લઈને આવવાનો। મેઇન ઇન્ટેન્શન એ હતો કે જનરેશન નેક્સ્ટ જે આપણા બાળકો છે એ આની અંદર જોડાય અને એ લોકો આપણી આ મુવમેન્ટને આગળ લઈ જાય। કારણ કે આ બધા આ ગ્રુપમાં જે 600થી વધારે લોકો ફેસબુક પેજમાં અમારી સાથે જોડાયેલા છે વડોદરાના અલગ અલગ એરિયાઝમાંથી, અને અમારો એવો પ્રયત્ન રહેશે કે વધારેમાં વધારે લોકો સુધી આ મૂવમેન્ટને અમે આગળ લઈ જઈએ અને આખો વડોદરા આના મેમ્બર બને। અને મેઇન ઇન્ટેન્શન ઇઝ કે ટુ મેક ધીસ પ્લેનેટ અ બેટર પ્લેસ ટુ લીવ। આને થોડુંક વધારે ગ્રીનર બનાવીએ અને થોડુંક વધારે કચરા મુક્ત, પ્લાસ્ટિક મુક્ત। વડોદરાના લોકો 35થી 60 મેટ્રિક ટન પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ ઘરમાંથી ફેંકી રહ્યા છે, જે બહુ જ અત્યારે આપણે લિમિટેડ કરવાની જરૂર છે અને એ પ્લાસ્ટિક આપણે ના ફેંકીએ અને એને આપણે આ રીતે યુઝ કરીએ અને અપગ્રેડ ટુ અપસાઇકલ, આ બધા પ્લાસ્ટિક વેસ્ટને આપણે અપસાઇકલ કરીને આપણા ડેઇલી યુઝમાં લઈ લઈએ અને ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે કે આપણે આપણું પ્લાન્ટર પણ બને છે અને જોડે જોડે પ્લાન્ટ પણ ઉગે છે। તો આનાથી વધારે બેસ્ટ વે કોઈ હોઈ ના શકે। એટલે વડોદરાના તમામ લોકોને મારી એક વિનંતી છે કે પ્લીઝ આપણે આ મુવમેન્ટમાં જોડાવો અને વડોદરાને એક મોર ગ્રીનર प्लेस बनावा माटेना प्रयत्नों। मौसम विभाग की ओर से राज्य में लगातार बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, पर नवरात्रि पर्व में भी
बारिश हो रही है, तब खास तौर पर सौराष्ट्र के जो विस्तार है वहाँ पर लगातार बारिश जारी है। तब ये तस्वीरें जो आई है वो जाफराबाद से आई है। जाफराबाद के ग्राम्य विस्तार में आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते जल भराव भी देखा गया। जाफराबाद के टिम्बी समेत के जो ग्राम्य विस्तार है वहाँ पर भारी मात्रा में बारिश हो रही है, जिसको लेकर वहाँ के रास्तों पर भी पानी बहता दिखाई दे रहा है। खास तौर पर इस बारिश से अब किसानों की चिंता बढ़ गई है। कपास और मूंगफली समेत की जो फसल है उन्हें भारी नुकसान पहुंच रहा है। खेतों में खड़ी फसल भारी बारिश की वजह से बह रही है। तब जाफराबाद से ये तस्वीरें आई है जहां पर सुबह से लगातार रिमझिम बारिश का माहौल जारी है और ये बारिश अब किसानों के लिए एक चिंता का सबब बनी हुई है। गुजरात भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की ओर से गिरनार में कमलम भाजपा कार्यालय का खातमुहूर्त आज किया गया था। सोमनाथ से सीधा जूनागढ़ मधुरम रोड पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल पहुंचे थे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद कार और मोटरसाइकिल के काफले के साथ एक रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में CR पाटिल जुड़े थे और टिम्बावाड़ी, मोती बाग और सरदार बाग से होकर ये रैली सीधी शिवम पार्टी प्लॉट पहुंची थी, जहां पर पटेल समाज के कई आगेवानों ने CR पाटिल का स्वागत किया और CR पाटिल ने उनके साथ भोजन लिया था। उसके बाद नवनिर्मित गिरनार कमलम कार्यालय का खातमुहूर्त CR पाटिल के हाथों से किया गया। वहीं यमुनावाड़ी में एक जनसभा भी आयोजित की गई थी, जिसमें 7,100 जितने लोगों को 2 लाख रुपए का बीमा कवच भी दिया गया। ये पूरा आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया था। શું હોવું જોઈએ એ જો એની માહિતી ચોક્કસપણે મેળવવી હોય, કચ્છના સાંસદ અને મહામંત્રી આ વિસ્તારના પ્રભારી શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા, શ્રી ભરતભાઈ। जूनागढ़ के केशोद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने आज आतंकवाद के पुतले का दहन किया। आपको बता दें, बीते कई दिनों से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी कश्मीरी पंडित और हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं और उनकी हत्या कर रहे हैं। तब आतंकवाद के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों की ओर से आतंकवाद के खिलाफ तुरंत एक्शन करने के लिए अपील की गई और इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया। खबर जूनागढ़ के केशोद से आई है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से आतंकवाद के पुतले का दहन किया गया। अभी जम्मू कश्मीर में लगातार बीते कई दिनों से निर्दोष लोगों की हत्या आतंकवादियों की ओर से की जा रही है। खासतौर पर श्रीनगर समेत जम्मू में ये आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं, जिसमें हिंदू लोगों को गोली से भूंदा जा रहा है। खासतौर पर कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा रही है, जिसका विरोध पूरे देश में चल रहा है। तब आज जूनागढ़ के केशोद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से आतंकवाद के पुतले का दहन किया गया था और जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढने और उसे मार गिराने के लिए सेना को अपील की गई थी। કાશ્મીરમાં 370 હટી જવા છતાં પણ હિન્દુ તો ઉપર અત્યાચાર આતંકવાદીઓ કરે છે। એ આતંકવાદીઓને રોકવા માટે દેશની સેનાની સાથે બજરંગ દળ છે અને આજે અમારે ભારતભરમાં બજરંગ દળે આતંકવાદીઓને રોક માટે દેખાવો કરેલા છે। જય શ્રી રામ। भारत की जाने मानी पैनोरमा म्यूजिक की ओर से बड़ौदा शहर के 3 जगहों पर
24 घंटे में एक गुजराती गीत को शूट किया गया जिसका नाम रखा गया है राधा तेरा श्याम पुकारे। इसमें गुजराती फिल्मों के कई मशहूर कलाकारों ने इसके अंदर अपनी अदायगी पेश की है और ख़ास तौर पर 24 घंटे में इसे बड़ौदा शहर के 3 जगहों पर शूट किया गया जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2 दिन में इस वीडियो के 2 लाख व्यू भी हो चुके हैं और नवरात्रि पर्व चल रहा है, तब नवरात्रि की धुन पर ही इस गुजराती गीत को बनाया गया है। भारत की जानी मानी पैनोरमा म्यूजिक चैनल ने 24 घंटे में बड़ौदा में 3 जगहों पर शूट करके एक गुजराती गीत को बनाया है जिसका नाम राधा तेरा श्याम पुकारे है। इसे 2 दिन में 2 लाख से ज़्यादा व्यू भी मिल चुके हैं। आपको बता दें इस गीत के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डिज़ाइनर बड़ौदा के ही है। इसमें स्टार कास्ट जो जानी मानी किंजल राजप्रिया और भरत चावड़ा है जिन्होंने अपनी अदायगी के जलवे इस गीत में बिखेरे हैं। खास तौर पर इसे गरबा की धुन पर बनाया गया है। इन दिनों नवरात्रि का जो त्यौहार चल रहा है उसमें ये गीत धूम मचा रहा है। इसमें म्यूज़िक मनीष भानुशाली ने दिया है जबकि प्रोडक्शन और डायरेक्शन बड़ौदा के ही कीर्तन पटेल ने किया है। बड़ौदा शहर में 24 घंटे में महिसागर समेत के विभिन्न 3 विस्तारों में इसे एक ही दिन में शूट किया गया था जिसमें बड़ौदा पुलिस ने भी सहयोग दिया है। तो पैनोरमा म्यूजिक चैनल ने भी बड़ौदा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। क्या छे तू? बस નીકળો જ છો। ક્યાં જાય છે બેટા? તને તો છોકરાવાળા જોવા આવે છે। ક્યારે મુરલીના સુર મીઠા લાગે છે વાટ જોઈ બેઠો શ્યામ રાધાનું લેતો નામ વેરણ રાતડીને શોધેની આખડી વેરણ રાતડીને શોધેની આખડી હો રાધા રાણીને કાન મળશે જોવા વૃંદાવનમાં થાશે પ્રેમનો વરસાદ હો કાના સંગાથ રાધા ભૂલશે રે ભાઈ। राधा श्याम की कहानी आ रही है पैनोरमा म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर। रंग जाइए राधा तारो श्याम पुकारे के रंग में। तो सब्सक्राइब करें आज ही पैनोरमा म्यूजिक यूट्यूब चैनल को। पैनोरमा म्यूजिकનું નવું ગીત આવી ગયું છે રાધા તારો શ્યામ પુકારે। તમારી નવરાત્રિના રાસમાં 4 ચાંદ લગાવવા। સાંભળ્યું કે નહીં? જો તમે ન સાંભળ્યું હોય તો પેનોરમા મ્યુઝિક યુટ્યુબ ચેનલ હમણાં જ લોગિન કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને અમારું નવું ગીત સાંભળો। હેલો જય શ્રી કૃષ્ણ। પેનોરમા મ્યુઝિકનું નવું ગીત અમારું ગીત રાધા તારો શ્યામ પુકારે આવી ગયું છે। જોયું કે નહીં? જો ના જોયું હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરો પેનોરમા म्यूजिक यूट्यूब ચેનલને। મજા કરો यार। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज़ की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।